सीमा, अब इस गांव में रहना मुमकिन ना होगा। जमींदारों और ठेकेदारों ने लूट मचा के रखी है। जितना काम करवाते हैं उससे बहुत ही कम पैसे देते हैं। अब हमें ये गांव छोड़ के जाना ही होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी खा लो, हमें ये गांव जल्दी ही छोड़ के जाना होगा। पर माँ, हम कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ, वो पिताजी देख लेंगे, तुम बस जल्दी जल्दी खा लो। बाबा, हम कहाँ जाएंगे? किस शहर में जाएंगे? क्या वहाँ पे सब कुछ होगा हमारे लिए? बढ़िया स्कूल, बढ़िया खाना, सुंदर सुंदर बैग और किताबें। अब ये सब तो किस्मत का खेल है बेटा। फिलहाल तो ये रास्ते जहाँ ले जाते हैं उसी तरफ बस बढ़ते चलो। आखिरकार क्यों रातों रात पूरा परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। रामचरण अपने छोटे से परिवार के साथ पत्नी सीमा और दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रामपुर नगर की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। यूं तो परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता है। दोनों बच्चे बढ़ती उम्र के साथ स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी रामचरण के कमजोर कंधों पर होती है। वह इधर उधर काम करता है, कभी किसी खेत में तो कभी दिहाड़ी मजदूर, कभी किसी के घर जाकर पौधे लगा लेता है तो थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिल जाती है, तो कभी खेतों में फसलों को उखाड़ने और लगाने का काम करता है। इधर पत्नी सीमा भी खाली नहीं बैठती, वे ऊन से बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार स्वेटर बुनती है। ठंड का समय होता है, ऐसे में गांव वाले उससे गर्म मोजे और स्वेटर और ऊनी शर्ट खरीदते हैं। सीमा भी दिन रात मेहनत करके ऊन से गरम जुराबे, स्वेटर, डिजाइनदार कमीजें और पैंटें बनाकर तैयार करती है। दोनों के सर के ऊपर बेहद कर्ज होता है। ऐसे में लेनदार, ठेकेदार और जमींदार आए दिन उनके घर कर्ज मांगने के लिए आते ही रहते हैं। सूद तो सूद, ब्याज का पैसा देना भी मुश्किल था। ऊपर से गांव वाले बहुत ही मोल भाव करते। अरे सीमा, कितने का दिया ये स्वेटर? जी ये 200 रुपए का है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ना 200 रुपए तुझसे दूंगी तो बढ़िया गांव की दुकान से ना खरीद लूं। 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो बोल। बेचारी सीमा के पास दूसरा कोई चारा ना था, इससे वे 50 रुपए में ही अपने हाथ से मेहनत किए हुए बुने हुए स्वेटर को दे देती है। इधर पति रामचरण भी आसपास हाथ मारने की कोशिश करता है। सीमा, किसी भी अच्छी जगह नौकरी मिल ही नहीं रही। बड़े बड़े ठेकेदार और जमींदारों के इतने सारे कर्ज हो गए हैं कि उतारना मुश्किल है कि उतनी ही देर में पास के बड़े सी कंबल की दुकान में और राशन की दुकान में रामचरण चक्कर लगाता है, लेकिन कोई भी उसे उधारी देने के लिए तैयार ही नहीं। हालांकि इतनी ठंड थी कि लोग अपना काम भी खुद ही कर लिया करते थे। बेचारे रामचरण को कुछ समझ ही नहीं आया। माली का काम भी उसे मिलने को तैयार ना था। वह खेतों में मेहनत तो किया करता, लेकिन मुनाफा ना के बराबर। ऐसे में पत्नी सीमा भी नीले, पीले, गुलाबी रंग के सुंदर बच्चों के स्वेटर, स्कार्फ और गरम जुराबी घर में ही बुन के तैयार करती। लेकिन ऊन की कीमत भी उसे खुद घर से ही निकालनी पड़ती, क्योंकि गांव के लोग बेहद कम पैसे देते और तो और उसे बुरा भला भी सुना देते थे। लेकिन सीमा के पास कमाई का सिर्फ यही जरिया था, तो इधर रामचरण को भी कोई ढंग की दिहाड़ी मिल नहीं रहे थे। दोनों के दिन बड़े ही मुश्किल से कट रहे थे। झोपड़ी में ठंडी हवाओं का सामना करके रात और दिन बिताना बेहद मुश्किल था। चारों तरफ शीतलहरी और ठंड कपकपा देने वाली ठंडी हवाओं का साया था। ठंड के कहर ने भी उन्हें छोड़ा ना था। बेचारी सीमा दिन रात अपनी पुरानी जंग लगी हुई मशीन पे ऊन से कपड़े बुनती, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और कमीजें बनाकर तैयार करती। उससे जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता, घर का राशन बड़े ही मुश्किल से चल पाता। चलो ये सब्जियां तो हो गई है, एक काम करती हूँ, आज ही सब्जियां बना लेती हूँ और जो दाल खरीद कर लेकर आई थी उसे कल बना लूँगी। ऐसा सोचकर सीमा जल्दी से थोड़ी बहुत सब्जियों को कढ़ाई में पकने के लिए डालती है। धीरे धीरे धीमी आंच पर उन्हें पकाती है, लेकिन उसे भविष्य की चिंता बस खाई जा रही होती है। ऐसे में दो छोटे बच्चों की स्कूल की फीस भरना, उन्हें गर्म स्वेटर, जुराबी दिलाना बेहद मुश्किल था। हर रोज उन्हें स्कूल से डांट पड़ती। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो। पिताजी, आज भी वही दाल चावल, हम हर रोज ही दाल चावल खाकर परेशान हो गए हैं। हमें भी शाही टुकड़ा और गाजर का हलवा बना के खिलाओ ना। हाँ, देखना एक दिन हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे और हम भी स्वादिष्ट
एक से एक बढ़कर पकवान खाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों पति पत्नी की मेहनत से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता उससे सीमा ऊन खरीद लेती, घर की साग सब्जियां और बाकी खर्चे निकाल देती। लेकिन बच्चों के स्कूल की फीस भरना, उनके लिए किताबें खरीदना और घर को अच्छे से चलाना मुमकिन ना था। ऐसे में उन सब ने फैसला किया, बच्चों अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, हमें इस गांव से दूर जाना होगा। मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना शहर चले जाए। कि उतने में ही एक लेनदार जल्दी से रामचरण के घर के बाहर आता है। क्यों रे रामचरण, कब देगा मेरे पैसे? कहा था 2 महीने में दूंगा। बेचारे रामचरण को कुछ भी समझ नहीं आता। ये सारी बातें सीमा सुन लेती है जब वे अपने ऊन से कुछ स्वेटर बनाकर तैयार कर रही होती है। उसके मन में विचार आता है, ये ठीक ही कह रहे थे, हमें इस गांव को छोड़ना ही होगा। जमींदार के पैसों का ब्याज भी देना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है। हो सकता है शहर में इस बुनाई कढ़ाई के अच्छे पैसे मिल जाए। ऐसा सोचकर वह रामचरण से कहती है, आप ठीक ही कह रहे थे, मैं जल्दी बच्चों के 2-4 कपड़े बांध लेती हूँ। इस झोपड़ी में अब रखा ही क्या है, इतने सारे कर्ज और लेनदार हर रोज दरवाजा खटखटाते हैं। चलो बच्चों, जाने के लिए तैयार हो जाओ। पर हम जहाँ जा रहे हैं, क्या हमें वहाँ अच्छा खाना, अच्छा स्कूल और बढ़िया बैग और जुराबें मिलेंगी? अब ये तो किस्मत ही बताएगी। ऐसा कहकर रामचरण गांव की ही लोकल ट्रेन में बैठकर शहर जाने को तैयार होता है। दोनों शहर आते हैं और किराए पर छोटा सा मकान लेते हैं। मकान बेहद पुराना होता है और घिसी पिटी लकड़ियों से बना होता है, जिसमें से ठंडी हवाएं मानो हमेशा झांकने को तैयार, ठंडी कपकपाती शीतलहरी पहरा देने को तैयार। ऐसे में गरीब का जीना बेहद मुश्किल था। जैसे तैसे 2-4 दिन घूमते घूमते आखिर रामचरण को एक फैक्ट्री में 10,000 तनख्वाह पर नौकरी मिल ही जाती है। फिर दिन रात अपने काम के लिए मेहनत करता है, जिससे उसकी किस्मत में कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो आते हैं। काम से लौटते समय वह पास के ही बाजार से आलू, प्याज, टमाटर, थोड़ी बहुत घर की साग सब्जियां खरीदता है। इधर सीमा जल्दी से खाना पकाती है। चलिए जी, मुझे खुशी है, कम से कम हमारे हालात तो बदले। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से ये दाल चावल खा लीजिए। ऐसा कहकर सीमा भी अपनी जंग लगी हुई पुरानी दहेज में मिली सिलाई कढ़ाई की मशीन को निकालती है। उसमें से कुछ कपड़े सिलती है और थोड़ा बहुत ऊनी सामान भी। यहाँ तक कि शहर में बड़ी बड़ी कोठी में, जैसे कि आटा गूंदना, कपड़े धोना, बर्तन धोना और बड़े बड़े मेम साहबों की खिदमत करना, ये सारे काम सीमा कर लेती है ताकि घर का खर्च निकालना और आसान हो जाए। क्योंकि अब उन्हें घर का किराया भी देना था। बाजार से वे थोड़े बहुत ऊनी कपड़े, ऊन और अपने लिए थोड़ी बहुत चूड़ियाँ खरीदती है। साग सब्जी लेकर घर वापस आती है। साग सब्जी को अच्छे से बारीक चाकू से काट लेती है और दाल को फूलने के लिए डाल देती है। थोड़ी ही देर में वह खाना पकाने के बारे में सोचती है। खाना पकाते पकाते उसे दिल में ख्याल आता है, क्यों ना मैं ऊनी काम को थोड़ा सा और बढ़ाऊं। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों को एक प्लेट में दाल, चावल और सब्जी डालकर देती है। अरे वाह माँ, आज तो कुछ नया बना है। आज तो घी की सब्जी है, साथ में चने की दाल। हाँ, देखना अब हमारे दिन जरूर बदलेंगे। पेट भर कर खाओ। तुम लोगों का एडमिशन भी बड़े स्कूल में करवाऊंगी। अपने इस ऊनी काम से थोड़ा बहुत पैसा भी निकालूंगी। पर सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए गर्माहट भरी हुई स्वेटर और कुछ जुराबें सिल लूं। जब सीमा ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी नजर अंधियारे में दूर खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है, जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी होती है और जो ठंड से कपकपा रही होती है। ये सब देखकर सीमा को बेहद बुरा लगता है। उसके दिल में एक मरोड़ सी उठती है, हे भगवान, बेचारी के शायद माँ बाप नहीं है, कैसे ठंड में इधर उधर भटक रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इधर लाल फ्रॉक पहने हुए वे लड़की ठंड से कपकपा रही होती है, इधर उधर आसरा ढूंढ रही होती है कि तभी सीमा उसके पास आती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं, मैं अनाथ हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी? सीमा तुरंत ही अपने दोनों बेटों के लिए बनाई हुई स्वेटर उस नन्ही लड़की को दे देती है। तुम ये स्वेटर पहन लो, इससे तुम्हारी ठंड कम होगी, मैं फिर से बना लूँगी। वह लड़की सीमा को धन्यवाद कर अपने रास्ते चल पड़ती है।
इधर जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो सीमा उनके लिए चावल की कड़ी बनाती है। माँ, क्या तुमने हमारा स्वेटर सिल के तैयार कर लिया? जैसे ही सीमा कुछ कह पाती कि उसी समय रामचरण भी आता है। क्या हुआ सीमा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर बना दूंगी। वो आज जब मैं स्वेटर बुनी रही थी ना कि एक बेचारी छोटी सी लड़की जिसके माँ बाप ना थे ठंड से कप कपा रही थी, तो मैंने उसको वो स्वेटर दे दिया। हाँ सीमा, ये तुमने अच्छा किया। मैं बच्चों के लिए फिर से स्वेटर बुनकर तैयार कर लूंगी। ऐसा सोचकर सीमा बचे हुए ऊन से स्वेटर बनाने के बारे में सोचती है, पर ऊन बेहद कम होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन में लड़की कप कपाती, शीतलहरी और बर्फबारी में अकेले ही ऊन के डब्बे को लेकर सीमा के पास आती है। आंटी, आपने मेरी मदद की थी, मुझे वो गर्माहट भरा स्वेटर दिया था। मैं आपके लिए बदले में खूब सारे ऊन लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, ये ऊन तुम्हें कहाँ से मिली? ये ऊन मेरे चाचा जी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, वहाँ ऊनों का ही स्वेटर होता है, इसलिए मैं छुपा के आपके लिए एक टोकरी भर ऊन लेकर आई हूँ। इससे आप अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना लीजिएगा। आपने मुझ अनाथ को गर्माहट से भरा हुआ स्वेटर दिया, मानो माँ की गोद के समान था। इसलिए आप ये सब रख लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मेरे पास ऊन खत्म था। जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर ऊन से भरी हुई टोकरी सीमा अपने छोटी सी झोपड़ी में रख लेती है और लगातार उससे स्वेटर बनाना शुरू करती है, क्योंकि स्वेटर के बनाने के बारे में उसने बहुत पहले ही सोच रखा होता है। लेकिन उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना इस काम को अपना पेशा बनाया जाए। ऐसा सोचकर दोनों बच्चों के लिए गर्माहट से भरा हुआ स्वेटर और जुराब वे उस ऊन से बनाकर तैयार करती है। बाकी उनसे वे दिन रात बैठकर ठंडी कप कपाती बर्फबारी में एक एक करके दिए की रोशनी में स्वेटर बनाना शुरू करती है। क्या सीमा और रामचरण मिलकर अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे? क्या उन दोनों के सपने साकार होंगे? क्या शहर में आने से उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी? कहानी में आगे आने वाले रोमांचक भागों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।